प्रीति बिटिया जरा शक्कर देना। जी काकी। प्रीति अपने छोटे से कच्चे घर की रसोई में चीनी लेने जाती है तो सुधा भी उसके पीछे पीछे रसोई तक पहुंच जाती है। अरे वाह प्रीति बिटिया, तूने तो रसोई को कितने अच्छे से सजा रखा है। कुछ भी कहो लेकिन तेरे हाथों में कमाल की सफाई है। इस छोटी सी रसोई को भी तूने खूब साफ सुथरा रखा हुआ है। रखूं भी क्यों ना काकी, आखिर रसोई घर तो मां अन्नपूर्णा का वास होता है और उसे तो साफ रखना ही चाहिए। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा बिटिया। सुधा चीनी लेकर चली जाती है। रामनगर में रहने वाली प्रीति एक गरीब घर की लेकिन बड़ी ही गुणी लड़की थी, जिसके परिवार में उसके माता पिता और एक छोटा भाई था। प्रीति की अब शादी की उम्र हो चली थी। एक रोज, क्या बात है उमा, बड़ी परेशान लग रही है। क्या बताऊं सुधा, अपनी प्रीति अब ब्याह लायक हो गई है। उसके लिए लड़के देख रही हूँ लेकिन कोई अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं रहा। कोई लड़का मजदूर है तो कोई लड़का ठीक ठाक कमाता है, लेकिन वो शराबी। ऊपर से अपनी बेटी है भी मांगलिक, तो रिश्ते भी जल्दी नहीं मिलते। अब घर में जवान बेटी होना तो माँ को बड़ी ही चिंता होती है। तू फिक्र मत कर, मेरी नजर में एक अच्छे घर का रिश्ता है। सुना है लड़का मांगलिक है और उसकी कुंडली कहीं नहीं मिल रही। तू कहे तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। अरे नेकी और पूछ पूछ। अब सुधा शादी की बात आगे बढ़ाती है और देखने दिखाने की रस्में होती हैं। उन दोनों की कुंडली मेल खा जाती है और दोनों की शादी पक्की हो जाती है। कुछ दिनों बाद प्रीति ब्याह कर अपने उस बड़े से ससुराल आ जाती है। फिर शादी की अगली सुबह जब वो अपनी पहली रसोई के लिए अपने बड़े से ससुराल के रसोई घर में जाती है तो वहां का नजारा देखकर हैरानी रह जाती है। हर सामान यहाँ से वहां फैला हुआ था। ये क्या, घर इतना बड़ा और रसोई का ऐसा हाल। जिसने पानी पिया वो ग्लास वहीं छोड़ दिया और ये चिप्स के पैकेट डस्टबिन में न डालकर बाहर फेंके हुए हैं। और मसाले के डिब्बे ये कितने गंदे हो रहे हैं, जैसे कई दिनों से इस रसोई की सफाई न हुई हो। तभी उसकी सास रमोला वहां आती है। क्या हुआ बहू, यही सोच रही है ना अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं? एक काम कर, तू सबके लिए मलाई चाप, पराठे और मीठे में मूंग दाल का हलवा बना दे। जी ठीक है माँ। ऑर्डर देकर सास रसोई से चली जाती है। सबसे पहले वो सारी रसोई को अच्छे से साफ कर लेती है। फिर प्रीति जल्दी से सबके लिए खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। कुछ देर बाद वो सबको खाना परोसती है। वाह भाभी, आपके हाथों में तो कमाल का स्वाद है। कितना स्वादिष्ट खाना बनाया आपने। लेकिन मुझे तो खाने के साथ नाश्ते में कॉफी भी चाहिए होती है। आप बना दो। जी ननद जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। नहीं प्रीति, पहले तुम जल्दी से मेरी शर्ट प्रेस कर दो। शादी के चक्कर में 3 दिन से काम पर नहीं जा पाया। बेटी तू ही जाकर रसोई में कॉफी बना ले और हाँ, मेरे लिए भी एक कप बना देना। अब प्रीति कपड़े प्रेस करने कमरे में चली गई और ननद जी पहुंच गई रसोई में। लेकिन कॉफी गैस पर चढ़ाकर वो अपना मोबाइल देखने लगी, जिससे कॉफी उबलकर गैस पर गिर गई। फिर वो गैस को उसी हाल में छोड़कर कॉफी लेकर बाहर आ गई। और तो और उसने गैस भी साफ नहीं की। खाना खाने के बाद सबने अपने बर्तन सिंक में डालने की बजाय स्लैब पर ही छोड़ दिए थे। अभी तो मैं रसोई साफ करके गई थी, फिर इसका ये हाल। प्रीति फिर से पूरी रसोई की सफाई करने में लग जाती है। धीरे धीरे उसे अपने ससुराल वालों की इस आदत का पता लग गया। कभी उसकी सास या ननद सब्जी काटती तो पूरी रसोई में सब्जी का कूड़ा फैला देती, तो कभी ननद अपने लिए मैगी बनाती तो उसका पैकेट, गंदे बर्तन सब ऐसे ही छोड़ देती, जिससे सुबह उठते ही प्रीति को फिर से सारी रसोई साफ करनी पड़ती। एक रोज, अंजलि, मैं रोज रसोई की सफाई करती हूँ लेकिन तुम रोज उसे गंदा कर देती हो। पानी की बोतल पर गंदे हाथ लगा देती हो। रसोई में खाना बनाते वक्त प्लेटफॉर्म भी साफ नहीं करती और बिस्किट, नमकीन के रैपर्स डस्टबिन में डालने की बजाय बाहर ही फेंक देती हो। ये अच्छी आदत नहीं है अंजलि। कल को पराए घर जाओगी और रसोई को ऐसा रखोगी तो ससुराल वाले बहुत गुस्सा करेंगे। अरे भाभी, आप ना ज्यादा ही सोचती हो। और जब हम सुबह खाना बनाते हैं फिर दिन में और रात में भी, तो हम बार बार रसोई को साफ थोड़ी ना करेंगे। बार बार प्लेटफॉर्म साफ करने से अच्छा है कि पूरा दिन का खाना बनाने के बाद उसे एक बार रात में साफ करें। अब आप चिल करो, ज्यादा मत सोचो। बाय। ना जाने क्या होगा इस लड़की का। अपने आलसपन और इन हरकतों की एक दिन इसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ दिनों के बाद ननद यानी अंजलि को देखने लड़के वाले आते हैं। अंजलि और प्रीति मिलकर अच्छे से खाने की तैयारी कर लेती है, लेकिन साथ ही साथ ननद पूरी रसोई भी फैला देती है। अरे बाप रे, ये ननद जी को रसोई में घुसाना मतलब रसोई का बुरा हाल करवाना। पूरी रसोई का नाश कर दिया। ननद जी, अब तो सुधर जाइए, अब तो आपकी शादी होने वाली है। कम से कम अब तो रसोई की साफ सफाई का ध्यान रखिए। फिर प्रीति खाना बनाने के बाद जल्दी से रसोई की सफाई अच्छे से कर देती है। सब खाना अंजलि बेटी ने अकेले बनाया है। खाना खाने के बाद लड़के की माँ किसी बहाने से रसोई में जाती है, जहाँ की साफ सफाई देखकर ही वो ये रिश्ता पक्का कर लेती है। ऐसी ही तो बहू चाहिए जो खाना बनाने के साथ साथ रसोई भी अच्छे से साफ करके रखे।
अंजलि की शादी रोहन से पक्की हो जाती है और फिर ननद पहुंच जाती है अपने ससुराल, जहां पहुंचकर भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आती। पहली रसोई में वो खाना बनाकर रसोई का ऐसा हाल कर देती है कि उसकी सास तो डर जाती है। हैं, मेरी रसोई का ऐसा हाल? खैर, हो सकता है नई बहू है इसलिए धीरे धीरे सीख जाएगी। फिर कुछ दिन बाद एक रोज, बहू आ गई तू मंदिर से, मुझे जोरों की भूख लगी है, अब जल्दी से सब्जी रोटी बना दे। जी माँ जी। अंजलि रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है और एक रोटी सब्जी में ही वो सारी रसोई का बुरा हाल कर देती है। कुछ देर बाद उसकी सास लता रसोई में पानी लेने आती है, जहां उसकी नजर कटी हुई सब्जियों के कूड़े पर जाती है जो प्लेटफॉर्म पर ही बिखरा हुआ होता है। साथ ही मसाले के डिब्बे, तेल सब प्लेटफॉर्म पर भी छोड़ देती है और सब्जी बनाते हुए रसोई का ऐसा हाल किया था कि वो रसोई कम और कूड़ा घर ज्यादा लग रहा था। हे भगवान, इससे तो अच्छा होता कि मैं खुद ही खाना बना लेती। ये बहू की सब्जी बनाना कितना महंगा पड़ गया। अगले दिन अंजलि कमरे में बैठकर टीवी देख रही होती है। बहू, कल तेरी दिल्ली वाली मौसी सास आने वाली है, बहुत दिनों से रसोई की सफाई नहीं हुई है, जरा जाकर साफ कर दे। क्या मैं? अब वो माँ जी, बस मैं ये सीरियल खत्म होते ही कर दूंगी। वो आज सस्पेंस खुलने वाला है ना कि बहू ने सास को क्यों मारा सीरियल में। अंजलि अपनी सास को बहाने से वहां से भेज देती है और बड़े मजे से टीवी देखने लगती है। अगले दिन मौसी सास उनके घर आती है। अंजलि अभी भी रसोई की सफाई नहीं करती और खाना बनाने के बाद उसे वैसा ही गंदा छोड़ देती है, जिसे देख वो कहती है, बुरा मत मानना लता बहन, लेकिन एक बात कहूँ, ये तेरी बहू रसोई बिल्कुल भी साफ नहीं रखती। सच कहूँ तो ऐसा हाल देखकर तो मुझे तेरे यहाँ खाने की इच्छा भी नहीं हो रही। रसोई में डस्टबिन में कूड़ा भी कितना भरा हुआ है, जिसकी स्मेल पूरे रसोई से आ रही है। मैं तो यहाँ नहीं रह पाऊंगी, मैं तो चली होटल में रहने। ये देख लता को बड़ी शर्मिंदगी होती है, लेकिन वो घर में कलेश नहीं चाहती थी, इसलिए चुप कर जाती है। बात तो इसकी सही है, जब से ये बहू आई है इसने रसोई को कूड़ा घर ही बना दिया है। फिर अगले दिन, अंजलि, ये मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल है, इसे तुम संभाल कर रख देना, मैं कल ले लूंगा। जी ठीक है। अंजलि हाथ में फाइल लिए रसोई में चली जाती है और सब्जी बनाने लगती है, लेकिन सब्जी बनाते हुए वो फिर से फोन में रील्स बनाने में बिजी हो जाती है और तेल की बोतल प्लेटफॉर्म पर ही छोड़ देती है। अचानक से उसके हाथ से वो तेल की बोतल पलट जाती है और सारा तेल बगल में रखी उस फाइल पर गिर जाता है। ओह नो, ये क्या हो गया? अब रोहन जी को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगे। अगले दिन जब रोहन वो फाइल देखता है तो बहुत गुस्सा करता है। अंजलि, तुम जानती हो कितनी इंपॉर्टेंट फाइल थी वो? तुम ना सच में बड़ी आलसी और लापरवाह, और तो और पूरी रसोई का हाल भी बेहाल कर दिया। मैं जो तुमसे ये हर दूसरे दिन कहता हूँ ना कि मेरा खाना खाने का मन नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि इस गंदी रसोई को देखकर मेरी भूख ही मर जाती है। बिल्कुल ठीक कहा तूने। कल इसकी वजह से मेरी बहन ने भी यहाँ रुकने से मना कर दिया। अब वो बेचारी होटल में जाकर रह रही है। अरे बहू, जब हम तुझे देखने आए थे तब तो तेरी रसोई इतनी अच्छी साफ थी कि मैंने रसोई की सफाई को देखते ही तुझे पसंद कर लिया था, लेकिन तू इतनी आलसी और गंदगी फैलाने वाली होगी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो रसोई तो मेरी भाभी साफ करके रखती है। सत्यानाश, चली जा अब तू हमारे घर से, और तब वापस आना जब रसोई को मैनेज करना सीख ले। रोहन उसे उसके मायके छोड़ आता है और अब अंजलि के ससुराल वाले ना तो उसे फोन करते हैं और ना ही लेने आते हैं। अब अंजलि को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो अगले कुछ ही दिनों में अपनी भाभी से रसोई को अच्छे से मैनेज करना सीख जाती है और वापस अपने ससुराल वालों के पास जाकर उनसे माफी मांगती है। अब वो भी उसे अपना लेते हैं। इधर प्रीति के ससुराल वालों की अक्ल भी ठिकाने आ जाती है और वो सब भी अब रसोई को अच्छे से साफ रखते हैं। जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अपने लिए ग्रीन टी बनानी है, फिर तुमने ये कॉफी क्यों रख दी गैस पर? और अंजलि, तुमने दूसरी गैस पर ये चाय क्यों चढ़ा दी? तो जेठानी जी, आप क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर हो जो आपने ये फरमान सुना दिया और हमें ये मानना पड़ेगा। तुम दोनों अच्छे से जानती हो मैं ग्रीन टी पीती हूँ, उसके बाद ही मेरी सुबह होती है, फिर भी तुम अपनी मनमानी करने लग गई। भूलो मत तुम दोनों मेरे बाद इस घर में आई हो। भले ही मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। भले ही आपसे बाद में मैं आई हूँ, लेकिन काम तो मैं आपसे ज्यादा करती हूँ। अच्छा, तो तुम कहना क्या चाहती हो? हम तुझसे कम काम करते हैं? हे राम, इन तीनों का कलेश फिर शुरू हो गया। सुबह सुबह तुम तीनों की चिड़चिड़ शुरू हो जाती है। अरे घर में तो बहुएं सुबह सुबह आरती भजन करती हुई अच्छी लगती हैं, यूं बकबक करती हुई नहीं। जब देखो तब कलेश करती रहती हो। माँ जी, मुझे कलेश करने का कोई शौक नहीं है। आप भूलो मत, इन दोनों के आने से पहले इस घर में बिल्कुल कलेश नहीं होता था, काम अच्छे से हो जाता था। लेकिन जब से ये दोनों देवरानियां आई है ना, इन्होंने तो नाक में दम कर रखा है। माँ जी, जेठानी जी हमेशा अपनी मनमानी की चलाती रहती हैं, तो आप कौन सा कम है? आप भी तो वैसी ही हैं। तुम तो चुप ही रहो।
हे राम, एक दिन ये तीनों मेरे सर की नस फाड़ कर ही दम लेंगी। बिना नहाए धोए रसोई में आ गई और कलेशबाजी शुरू कर दी। अब जाओ तुम तीनों, पहले जाकर नहाओ, उसके बाद रसोई में काम करना। अब तीनों बहुएं नाक सिकोड़ते हुए नहाने चली जाती हैं, जिसके बाद वो घर के कामकाज में जुट जाती हैं। इसी तरह वो तीनों जब भी रसोई में एक साथ होती तो किसी न किसी बात पर आपस में झगड़ा शुरू कर देती। सुषमा अपनी तीनों बहुओं के कलेश से तंग आ गई थी, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। एक रोज सुषमा की कुछ सहेलियां घर आने वाली थी, इसीलिए सुषमा अपनी तीनों बहुओं को बुलाकर कहती है, आज तुम कुछ अच्छा सा खाने में बना देना। आज घर में मेरी सहेली आ रही है तो बढ़िया सा खाना तैयार कर लेना। सुनिधि बहू, तू शाही पनीर की सब्जी और गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनाती है, तो तू वही बनाकर तैयार कर लेना। और अर्चना बहू, तुम दाल मखनी, गोभी, और मंजली बहू प्रियंका, तुम न पूड़ी बनाकर तैयार कर लेना। अब वो तीनों रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगती हैं। वैसे माँ जी भी ना अच्छा झूठ बोल लेती हैं। पता नहीं कब से उनको तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा लगने लगा। हाँ, पहले तो उनको बस मेरे ही हाथ का खाना पसंद आता था। अरे वो तो बस आपका दिल रखने के लिए झूठ बोलती होंगी, लेकिन असल में तो जब से मैं आई हूँ तब से उनको मेरे हाथ का खाना ही पसंद आता है, इसलिए अब वो खुश हैं। अच्छा, मैं कोई पूड़ी नहीं तलूंगी, उससे मेरे हाथों में गरम छींटे पड़ने का डर रहता है, और वैसे भी थक गई हो तो मैं चलकर कमरे में आराम करने जा रही हूँ। ये कहकर प्रियंका वहां से चली जाती है। तो मैंने कौन सा ठेका ले रखा है इनका, मैं भी नहीं करने वाली कोई काम। सुनिधि भी वहां से चली जाती है। अच्छा, तो मैं कौन सा तुम्हारी नौकर हूँ, मैं क्यों अकेले करूँ सारा काम, मैं भी आराम से अपने कमरे में जाकर बैठूंगी। तीनों बहुएं एक एक कर कमरे में चली जाती हैं। कुछ देर बाद सुषमा की सहेली आती है। सुषमा उससे बातें करती है। फिर कुछ देर बाद अपनी तीनों बहुओं को आवाज देकर बुलाती है, जाओ बहुओं, विमला बहन आ गई है, इसके लिए कचौड़ियां ले आओ। माँ जी, खाना तो बना ही नहीं, प्रियंका दीदी ने कहा कि मैं थक गई हूँ तो वो आराम करने चली गई, फिर मैं क्या अकेले काम करती, इसलिए मैं भी चली गई। और जब ये दोनों चली गई तो मैं अकेली बच गई, तो मैं क्या करती, इसलिए मैं भी चली गई। अरे माँ जी, मैं थोड़ी कमजोर हूँ, अब अगर मैं आराम करने चली गई तो इन दोनों को तो काम करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, ये दोनों की दोनों कितनी मतलबी है। तुम तीनों को शर्म आनी चाहिए, घर पर मेहमान को खाने पर बुलाए हो और तुम तीनों ने रसोई में कुछ नहीं बनाया है। क्या सोचेंगी ये मेरे बारे में। मेरी तीन तीन बहुएं हैं लेकिन फिर भी खाना नहीं बना, नाक कटवा कर रख दी तुम तीनों ने मेरी। अरे कोई बात नहीं, मैं घर जाकर खा लूंगी, मेरी एक ही बहू है तो उसे तो खाना बनाना ही पड़ेगा। वैसे सुषमा, मैंने सोचा था जिसकी तीन बहुएं हैं वो सास सुखी रहती होगी, लेकिन सच कहूँ तेरा हाल तो मुझसे भी बुरा है। अच्छा, मैं चलती हूँ। विमला वहाँ से चली जाती है। तभी सुषमा का पति मनोहर आ जाता है। बहुत जोरों की भूख लगी है सुषमा, खाने में क्या बना है? अभी तक तो कुछ नहीं बना, लेकिन आप थोड़ी देर रुकिए, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। अब सुषमा खुद ही रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। ये देखकर भी तीनों बहुओं को शर्म नहीं आती, बल्कि वो तो फिर से गुस्सा करते हुए कहती हैं, तुम दोनों की वजह से हुआ ये सब। अगर मैं कमरे में चली गई तो तुम दोनों भी तो खाना बना सकती थी ना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मुझसे पहले ही भागने की पड़ी थी। अच्छा, एक तो गलती खुद करो और अब इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। अरे तो सुनी थी, तू भी तो बना सकती थी, तेरे हाथ किसी ने थोड़ी न पकड़े थे। तीनों फिर से लड़ने बैठ जाती हैं और बूढ़ी सुषमा चुपचाप रसोई में खाना बनाती है। ऐसे ही अब कभी किसी का मन होता अपने लिए कुछ बनाने का तो वो अपने हिसाब से बनाती रहती। एक रोज अर्चना को तेज भूख लगती है तो वो रसोई में जाकर अपने लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाने लगती है, जिसकी खुशबू से सुनिधि और प्रियंका भी वहाँ आ जाती हैं। मुझे पकौड़े बहुत पसंद है, खासकर आलू के। अच्छा, तब से मेहनत मैं करूँ और अब तुम आ गई यहाँ पकौड़े खाने। मैंने खुद के लिए बनाए हैं, तुम्हारे लिए नहीं। राशन का खर्चा ना हमारे पति भी देते हैं तो हम भी खाएंगे। तो किसने मना किया है, खुद के हाथ पैर हिला लो और बना लो, लेकिन पहले मैं अपने लिए प्याज के पकौड़े तलूंगी। सासू माँ घर पर नहीं है तो आप अपनी मर्जी का कुछ भी करोगी, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे बनाओगी। तीनों बहुएं इसी बात पर झगड़ा करने लगती हैं। तभी उनके सास ससुर घर में आते हैं और रसोई का ये हाल देखकर हैरान रह जाते हैं। गुस्से में सुषमा उन तीनों पर चिल्लाती है, बस बहुत हुआ, मेरे बेटे इतनी मेहनत से घर का गुजारा चला रहे हैं और तुम हो कि इस तरह सामान की बर्बादी कर रही हो। मैंने फैसला कर लिया है, अब से तीनों बहुओं की एक रसोई का बंटवारा होगा। तुम तीनों अलग अलग खाना बनाओगी और ना ही एक दूसरे से मतलब रखोगी। अब एक ही रसोई में अलग अलग चूल्हे पर तुम अपने अपने हिसाब का खाना बनाओगी। अब तीनों बहुएं एक ही रसोई में अलग अलग खाना बनाने लगती हैं, वो भी अलग अलग गैस पर। इस सुनिधि के खाने से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा लगता है आज इसने गट्टे की सब्जी बनाई है, लेकिन अब तो मैं इससे मांग भी नहीं सकती। अब जो मैंने पुलाव बनाया वही खा लूंगी। इधर अर्चना भी मन ही मन सोच रही थी,
मुझसे तो ये राजमा कभी अच्छे बनते ही नहीं। इस मामले में तो प्रियंका माहिर है, लेकिन अब इसकी मदद भी तो नहीं ले सकती। अगले दिन अर्चना दीदी आज साग और मक्की की रोटी बना रही है। आज बड़ा मन है मेरा भी उनके हाथ की मक्की की रोटी और साग खाने का, लेकिन मुझसे तो कभी ढंग का साग बनता ही नहीं। तीनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से बात करने और उनके हाथ का खाना खाने के लिए तरस रही थी, लेकिन अब वो मजबूर थी। लेकिन इन सब से सुषमा बड़ी खुश थी, क्योंकि अब उसे कलेशबाजी से छुटकारा जो मिल गया था। लेकिन अब तीनों बहुओं का शोर घर में ना सुनाई देने से घर की रौनक भी चली गई थी। फिर एक रोज अचानक से प्रियंका को तेज बुखार आ जाता है और वो अपने कमरे में ही रहती है। रसोई में उसे ना देख दोनों देवरानी जेठानी परेशान हो जाती हैं। कमाल है, प्रियंका दीदी तो सबसे पहले रसोई में खाना बनाने आ जाती थी, लेकिन अभी तक वो आई नहीं। अर्चना दीदी हमारा खाना भी तैयार है, लेकिन प्रियंका दीदी आज खाना बनाने नहीं आई। हाँ, मैं भी कब से यही सोच रही थी, चलो चलकर देखते हैं। वो कमरे में जाती है जहाँ प्रियंका बुखार से तड़प रही थी। अरे, इसे तो तेज बुखार है। अब दोनों देवरानी जेठानी उसकी सेवा में लग जाती हैं। अगले दिन तक प्रियंका ठीक हो जाती है और अब उन तीनों को एक साथ एक रसोई में खाना बनाने की अहमियत समझ आती है। वो अपनी सास से अब तक की गई अपनी हरकतों के लिए माफी मांगती हैं। माँ जी, हम वादा करते हैं आज के बाद हम कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ माँ जी, हम तीनों को फिर से एक ही रसोई में एक साथ एक ही चूल्हे पर खाना बनाने दीजिए ना। हाँ माँ जी, अब से हम सब प्यार से रहेंगी। ठीक है, तुम तीनों वादा करती हो कि आज के बाद नहीं लड़ोगी, तो मैं भी तुम तीनों को एक साथ खाना बनाने की इजाजत दे देती हूँ। उस दिन के बाद वो तीनों खुशी खुशी एक साथ खाना बनाती और साथ में मिलकर रहती, जिससे अब घर में भी शांति थी।